नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बजट 2026-27 से रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स हैं ना, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बहुत सारे डेटा, फैक्ट सीधे बजट से उठा करके पूछेंगे। तो वहाँ पर आपको इन सारी डेटा की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से आपको हेल्प मिले और आप क्वेश्चन को सही कर पाएँ। ठीक है? बाकी भी एग्ज़ाम्स में जो भी बजट से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है? देखिए, आपको पता है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है ना, उसके तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का एक प्रारूप तैयार करने का प्रावधान करता है। बजट में देखिए, संविधान में बजट नाम का कोई उल्लेख है ही नहीं। सवाल पूछा हुआ है पीवाईक्यू में कि संविधान में बजट को उल्लेखित किया गया है, बजट शब्द को। बजट नहीं है, क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है? ये एक राजकोषीय नीति होती है जिसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण किया जाता है। ठीक है? ये चीज़ है। देखिए, इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो बजट से रिलेटेड जो भी डेटा है, मतलब प्राप्तियाँ कितनी हुई है, आय कितनी हुई है, कितना राजकोषीय घाटा है, कितना राजस्व घाटा है, कितना प्राथमिक घाटा है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपको लास्ट तक बने रहना है ना? और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। अपने ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है, जिसकी लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, ठीक है? शुरू करते हैं। देखिए, भारत की आर्थिक गति को तीव्रता देने के लिए इस बजट को लाया गया है। देखिए, संशय से स्थान तक कार्रवाई, पाक-पटुता आने की बात नहीं करना है, अपने सुधार की बात करनी है, ठीक है? लोक लुभावन हितों के स्थान पर अपने जनहित को प्राथमिकता दी है इस बार बजट ने। ये सारी चीज़ें देखिए, स्थायित्व लाना, यहाँ से सवाल नहीं बनेंगे लेकिन आपको जानना है। देखिए, स्थायित्व लाना, राजकोषीय अनुशासन, कम मुद्रास्फीति, ठीक है? 2% से 6% के बीच में आरबीआई का ये मतलब जवाबदेहिता होती है। संधारणीय वृद्धि, है ना? सभी के लिए वृद्धि हो, समवृद्धि सबकी। लगभग देखिए 7% के आसपास की विकास दर है ना? उससे घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, ऊर्जा सुरक्षा है, आयात पर कम निर्भरता बनेगी, ठीक है? ये सारी राजकोषीय विवेक है, मौद्रिक स्थिरता है, सरकार के कार्यों में नागरिकों को लाभ मिलेगा, ये सारी चीज़ें बजट में बताई है। आगे हम डेटा जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है जो इम्पोर्टेंट है उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो ये फिलहाल बजट का संदर्भ बता रहे हैं कि बजट किस लिए, क्या उद्देश्य है बजट का, इस बार के बजट का, ठीक है? युवा शक्ति को समर्पित बजट है इस बार का। सरकार ने बोला है कि ये युवा शक्ति को बजट समर्पित किया गया है, ठीक है? जिसमें किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया। 3 कर्तव्यों की बात की गई है देखिए, प्रथम कर्तव्य, दूसरा और तीसरा कर्तव्य। कर्तव्य क्या है कि आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय बनाना। कैसे बनाएँगे आर्थिक विकास को गति? उत्पादकता को बढ़ाएँगे, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएँगे, परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता अपन विकसित करेंगे। दूसरा कर्तव्य क्या है कि हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे हम। कैसे लोक क्षमताओं का निर्माण करेंगे, कौशल का विकास करेंगे, है ना? तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास का सपना जो है, ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर के पास संसाधनों, सुविधाओं और सार्थक भागीदारी के अवसरों तक पहुँच हो। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ये एक सर्किल है कि संरचनात्मक सुधारों को अगर जब गति देंगे ना अपन, तो निरंतर अनुकूल और भविष्य उन्मुख उत्पादन होगा। ठीक है? उससे सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र बनेगा, फिर बचत करेंगे, पूंजी का कुशल आवंटन होगा, जोखिमों का प्रबंधन होगा, एआई अनुप्रयोग सहित जो आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ है, उस पर निवेश होगा और बेहतर शासन को बल मिलेगा। देखिए, सुधार एक्सप्रेस, भारत ने रोजगार को सृजन करने के लिए, उत्पादकता और विकास को तीव्रता प्रदान करने के लिए दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। देखिए, जीएसटी का सरलीकरण हुआ, श्रम संहिताओं और जो अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश थे, उनका विवेकीकरण हुआ, ठीक है? 350 प्लस सुधार हुए, उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया, केंद्र सरकार ने गैर विनिमय और अनुमालन अपेक्षाओं को कम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया, ठीक है? अब देखिए, वृद्धि और विकास के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना? उसके क्या-क्या स्तंभ हैं? किस पे सरकार फ़ोकस कर रही है? देखिए, आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना है, विकास की बुनियाद को मजबूत करना है, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है अपना, जो अपना विनिर्माण सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको मजबूती देना है। जन केंद्रित विकास यानी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, ठीक है? विश्वास आधारित शासन व्यवस्था, व्यापार सुगमता होनी चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, ठीक है ना? जीवन सुगम बनना चाहिए, राजकोषीय मामले शामिल होने चाहिए, ठीक है? आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना कैसे? विनिर्माण कार्यनीति और अग्रणी क्षेत्र, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर अपन काम करेंगे, कैसे? देखिए, बायोफ़ार्मा शक्ति जो है अपने पास,
सीपीएससी हाईटेक टूल रूम है, कंटेनर विनिर्माण की स्कीम है, वस्त्र उद्योग के लिए एकीकृत कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के विनिर्माण की स्कीम्स है, ठीक है? तो ये सारी स्कीम्स किसी न किसी तरीके से अपना जो विनिर्माण सेक्टर है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको बढ़ावा देगा, ठीक है? विनिर्माण क्षेत्र को सुधार करने के लिए कर सुधार क्या-क्या हुए? टैक्स रिफॉर्म्स कौन-कौन से हुए? किसी आबद्ध जोन में टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों और टूलिंग उपलब्ध करवाने वाले अनिवासी भारतीयों को 5 वर्षों के लिए आयकर में छूट मिलेगी, ठीक है? ये स्टेटमेंट सीधी आ सकती है एग्जाम में। वेयर हाउस में कंपोनेंट वेयर हाउसिंग के लिए अनिवासी को यानी कि एनआरआई को हार्बर उपलब्ध करवाना, ठीक है? भरोसेमंद विनिर्माताओं के लिए आस्थगित शुल्क भुगतान। तो ये सारी चीज़ें देखिए चमड़े और सिंथेटिक फुटवियर के अलावा शू पर्स के निर्यात के लिए विनिर्देश के लिए मतलब अपने शुल्क मुक्त आयात को बढ़ावा देंगे, ठीक है? माइक्रोवेव ओवन के विनिर्माण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट पार्टों के पर बेसिक सीमा शुल्क से छूट प्रदान किया जाएगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आप एक बार इसको पढ़ लेना, लंबा वीडियो नहीं खींचे इसलिए अपने जो मेन फोकस एरिया है उस पे बात करेंगे। एमएसएमई को चैंपियंस के रूप में विकास करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक दृष्टिकोण अपनाया अपन ने। देखिए, 10,000 करोड़ की समर्पित एसएमई विकास निधि, ठीक है? 10,000 करोड़ की। 2,000 करोड़ से आत्मनिर्भर भारत निधि 2021 ये 2 निधियों की स्थापना हुई है, ठीक है? पेशेवर सहायता, किफ़ायती लागत पर अनुपालन अपेक्षा को पूरा करने के लिए एमएसएमई को सहायता देने हेतु विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 कस्बों में कॉर्पोरेट मित्र तैयार करने के लिए सरकार पेशेवर संस्थानों को मदद करेगा। कॉर्पोरेट मित्र, टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखें, ठीक है? ट्रेड प्लेटफॉर्म्स पर बीजक छूट हेतु सीजीएसटी के माध्यम से क्रेडिट गारंटी सहायता देना, ठीक है? ये सारी चीज़ें इन्होंने दी है। देखिए, कर प्रस्ताव, कुरियर निर्यात पर प्रति खेप 10 लाख की वर्तमान मूल्य सीमा को समाप्त करना। देखिए, कुछ पहले सीमा रखी गई थी कि जो कुरियर का निर्यात होता था ना, उस पे प्रति खेप पर 10 लाख तक की सीमा थी कि भाई इतना ही आप एक बार में निर्यात कर सकते हो। लेकिन अभी उस सीमा को हटा दिया है, ठीक है? सेवा क्षेत्र पर देखिए क्या बात करी है। विकसित भारत के मुक्त कारक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति की स्थापना की गई है, ठीक है? स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नए संस्थानों को उन्नयन और स्थापना करी गई है। देखभाल देखभाल जो परिवेश है उसमें 1.5 लाख बहुकौशल देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है, ठीक है? निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। आयुष जो है, आयुष मिनिस्ट्री अपनी, इसमें क्या किया गया कि उसमें जो प्रयोगशाला है उसका उन्नयन किया गया है, ठीक है? दवा केंद्रों का जो उन्नयन किया गया मतलब उसमें टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट वगैरह सारी चीज़ें हुई है, ठीक है? और भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी की समस्या है उसमें राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्था की स्थापना की गई है, ठीक है? खेलो इंडिया मिशन के तहत मतलब प्रतिभाओं के विकास को बढ़ावा देना, ठीक है? प्रौद्योगिकी का एकीकरण, खेल कूद संबंधी अवसंरचना का निर्माण आदि चीज़ें इसमें भी बोली गई है, ठीक है? शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा, बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारे के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक उच्च शिक्षा एसटीईएम स्टेम संस्थान पता है ना आपको? साइंस, टेक में महिलाओं को बढ़ावा देना और उसमें महिला छात्रावासों को बनाया जाएगा। 4 टेलीस्कोप अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। पर्यटन में देखिए 20 विशिष्ट पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल विकास के लिए पायलट स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है? राष्ट्रीय डिजिटल गंतव्य ज्ञान ग्रिड, ठीक है? इसमें मतलब डिजिटली अवेलेबल होगा डेटा किसी स्थान के बारे में कि हाँ, यहाँ पे क्या-क्या फेमस है सारी चीज़ें। भारत में पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट आयोजित करेगा। पता था अपने अपने एनवायरनमेंट वाली जो पीटी 365 है उसमें अपन पढ़ेंगे भी, ठीक है? कि 7 प्रकार की बिग कैट्स होती है उसमें से 5 भारत में पाई जाती है, ठीक है? उसके लिए समिट आयोजित करेगा भारत। पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र में बूथ सर्किट को विकसित करेगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है? सेवा क्षेत्र में क्या-क्या सुधार हुए इनको आप एक बार ठीक से पढ़ लेना सारी चीज़ें। ये मैं पीडीएफ डाल दूँगा अपने टेलीग्राम पे, तो आप इससे अपने नोट्स बना लेना क्योंकि वीडियो लंबा खींच जाएगा उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है? वित्तीय क्षेत्र में देखिए 1000 करोड़ से अधिक के म्युनिसिपल बॉन्ड के एकल निर्गम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है? अमृत योजना जिसके तहत शहरों का उन्नयन होगा, ठीक है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल ग्रामीण विद्युत निगम कॉर्पोरेशन का पुनर्गठन। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्व घाटा।
राजस्व घाटा क्या होता है कि अपना जो व्यय है ना वो ज़्यादा हो गया आय से। अपन अपने पास पैसे कम थे, 100 रुपए थे, लेकिन 120 खर्च कर दिए, तो वो हो गया राजस्व घाटा। ठीक है, 20% का। अब राजकोषीय घाटे की बात करते हैं। लेकिन इसमें कुल घाटे में से, कुल घाटा जो भी हुआ है ना अपना, उसमें से ब्याज को माइनस कर दिया, सॉरी उधार को, जो अपन ने उधार लिया था ना उस घाटे को पूरा करने के लिए, उस उधार को माइनस कर देते अपन, तब मिलता है अपने को राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है कि जो राजकोषीय घाटा होता है ना, अपना जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटे में से अपन ने ब्याज ब्याज को माइनस कर दिया, ब्याज दर जो भी होगी ना उसको माइनस कर दिया, तब आपको मिलेगा प्राथमिक घाटा। समझ गए? ये चीज़ है। ठीक है, तो अपने को क्या देखने को मिला है, ट्रेंड क्या है कि जो फिस्कल डेफिसिट है ना, जो 2022 से लेकर के 23 तक कम हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट भी कम हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट भी कम हुआ है, और इफेक्टिव इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी कम हुआ है। देखो तो चारों में घटने की प्रवृत्ति है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखिए मनी, अपने जो बजट का जो पैसा है ना वो कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, देखिए इसको अपन लिख के थोड़ा देखेंगे। सबसे ज़्यादा आता है अपने बोरोइंग से, मतलब उधार से सबसे ज़्यादा, फिर 21% आयकर से, फिर निगम कर से। इसके मतलब आपको सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू से। ठीक है, सॉरी जीएसटी से, बस उसके बाद आता है जीएसटी से। ठीक है, ये चार चीज़ें, इसकी सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी। अब जाता कहाँ है पैसा, सबसे जो ज़्यादा होता है ना जो खर्चा, वो होता है 41% जो स्टेट को शेयर मिलता है उसमें, उसके बाद में। ठीक है, ये टॉप पे है। सेकंड लेवल पे 20% के आसपास आपको ब्याज का पेमेंट करना होता है, ये है 2 नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर में जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना उसमें खर्च होता है 17% के आसपास। ठीक है, डिफेंस का बजट है 11% के आसपास। ठीक है, और 7% फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर, अदर एंड एक्सपेंडिचर में इसमें ये 5वें नंबर पे आ गई। ठीक है, सॉरी 6ठे नंबर पे, ये 5वें नंबर पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होगी। ठीक है, मेजर सब्सिडीज है, वो भी इसमें मतलब खर्च हो जाती है। तो अपने को याद रखना है कि जो राज्यों को शेयर है ना, राज्यों को शेयर, उसके बाद में सेकंड नंबर पे खर्च होता है पैसा कहाँ पर, ब्याज भुगतान में। ठीक है, तीसरे नंबर पे सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है ना उसमें, ये ध्यान रखना तीनों को। ठीक है, अब देखिए प्राप्तियां दो तरीके की होती है, पूंजीगत और राजस्व प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां 2024-25 में 16.2 लाख करोड़ के आसपास की थी, अभी वो बढ़ के कितनी हुई, 18.1 लाख करोड़। अब राजस्व प्राप्तियां भी बढ़ी है, 30.4 लाख करोड़ से 35.3 लाख करोड़ के आसपास की राजस्व प्राप्तियां बढ़ी है, तो दोनों में बढ़ने वाली प्रवृत्ति है। ठीक है, अब व्यय की बात करें, मतलब एक्सपेंडिचर कहाँ का हुआ, राजस्व व्यय ऑब्वियसली बढ़ा है, 2024-25 में 36 लाख करोड़ था, जो कि 41 लाख करोड़ हुआ है। और जो पूंजीगत व्यय है वो 13 लाख करोड़ के आसपास था, जो 17 लाख करोड़ है, तो इसमें भी दोनों में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, देखिए ये जो पिंक कलर में, सॉरी ये येलो कलर में बता रहे हैं, इसमें सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, मतलब कितना टैक्स सरकार को मिला है, तो 2025 26-27 में ये अराउंड 28 लाख करोड़ के आसपास है ना, 25-27 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, इसको अपन डिटेल में भी जानेंगे, अभी ये ग्राफ के रूप में समझते हैं। राज्यों और संघ राज्यों को कुल अंतरण भी बढ़ता रहा है, मतलब कंसिस्टेंटली बढ़ा है 2022-23 से लेकर 26-27 तक। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा जो व्यय हुआ है ना वो परिवहन में हुआ है। ठीक है, 5,98,520 करोड़। ठीक है, फिर रक्षा, तो अपने को देखिए पूछ पूछ ले तो फिर सीक्वेंस अगर पूछ लेना तो अपने को लिखना है सबसे ज्यादा परिवहन, रक्षा, ग्रामीण विकास। ठीक है, और गृह कार्य, कृषि, ये
ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा परिवहन, रक्षा, फिर ग्रामीण विकास, फिर गृह कार्य, कृषि से रिलेटेड शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आईटी, दूरसंचार, वाणिज्य, उद्योग और सामाजिक कल्याण और वैज्ञानिक। सबसे कम किसमें हुआ है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में। फिर वित्त से रिलेटेड, है ना? तो ये तो बजट से रिलेटेड अपने फाइंडिंग्स पढ़ ली। देखिए बजट का सार थोड़ा बहुत देखते हैं। अब देखिए ये कुछ प्रवृत्ति या ट्रेंड्स है, इसको देखते हैं अपन कि 2020-21 के बाद से देखिए जो फिस्कल डेफिसिट है ना, उसमें लगातार कमी हुई है। आप इसको देखना, लगातार ये सवाल सीधा पूछेंगे आप, ठीक है? 2025 20-21 से लेकर के लगातार राजकोषीय में। फिर रेवेन्यू राजस्व घाटे में, ये भी लगातार ट्रेंड दिखा है, ठीक है? यहाँ आके रुक गया है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में भी लगातार घाटा हुआ है, मतलब घाटा कम हुआ है और प्राइमरी डेफिसिट में भी लगातार कम हुआ है, ठीक है? तो ये चारों ट्रेंड्स 2020-21 के बाद से लगातार कमी को दिखा रहे हैं, है ना? तो इसको आप एक बार ध्यान रखना, ठीक है? सवाल अगर पूछ जाए तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। ऋण है ना, जो ट्रेंड्स इन डेब्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी का कितना परसेंट आपके पास ऋण है, तो ये प्रवृत्ति अगर देखें तो 2021-22 से ये लगातार कम हुई है, ठीक है? ये चीज़ें। ये एक बार आप इस पूरी सारणी को देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ डाल दूँगा अपने ग्रुप पर, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, ये सारे ग्रुप पे आ जाएगी ये अपने को ट्रेंड्स, एक बार आप समझ लेना, एक-एक चीज़ को डिस्कस करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इससे बढ़िया कि आप थोड़ा-सा पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है? यही नीति अपनानी है अपने को, ठीक है? सारे ग्रुप्स में मिल जाएँगे आप, ठीक है? अब ये देखिए इसमें पूरा दे रखा है, बजट की साइज़ कितनी थी? 53.47 लाख करोड़, ठीक है? सबसे ज़्यादा ग्रॉस रेवेन्यू टैक्स, नेट टैक्स रिसिप्ट ये इतनी है। फिर स्कीम एक्सपेंडिचर कितना होगा, ट्रांसफ़र कितना हुआ है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कितना खर्च हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख के समझ लेनी है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।